नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बारिश का मौसम अपने साथ जहां राहत लेकर आता है, वहीं कई बीमारियों का भी खतरा। लगातार बारिश और जगह जगह जलभराव और जमा पानी जो सीधे तौर पर खतरे की घंटी है, यानी डेंगू और मलेरिया के मच्छरों को तेजी से पनपने के लिए स्पेस मिलना। वहीं दूसरी तरफ बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 के मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। यानी एक तरफ मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू का खतरा और दूसरी तरफ फ्लू जैसे संक्रमण का बढ़ता असर। ऐसे में आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस समय कितनी सावधानी की जरूरत है, कैसे खुद को सुरक्षित रखें। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि लोग सिर्फ बीमारी का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, जबकि अगर उसके बारे में सही जानकारी हो तो आप खुद को आसानी से बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है। इस वक्त डेंगू और स्वाइन फ्लू के बढ़ते केस भी लोगों को धीरे धीरे चिंता में डाल रहे हैं और ऐसे में इन दोनों बीमारियों के बारे में तफसील से जानना जरूरी है। आज हम खास मेहमानों के साथ डेंगू और स्वाइन फ्लू को लेकर चर्चा करेंगे। उनसे जानेंगे कि डेंगू और स्वाइन फ्लू कितना खतरनाक है, आम सर्दी और जुकाम के अंतर को कैसे पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण, इससे खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। लेकिन चर्चा करने से पहले कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, उनका क्या कहना है वो सुनिए। अभी जो मौसम चल रहा है उससे जो बीमारियां हो रही है, वायरल जो फैल रहा है, इससे शासन जैसे H1N1 डेंगू ये तेजी से फैल रहा है, पर शासन इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। इससे कोई ना टेस्ट हो रहा है ना कुछ। लोग नॉर्मल वही समझ रहे हैं कि ये वायरल फैल रहा है, तबीयत खराब हो रही, बुखार आ रहा है। जी, स्वाइन फ्लू फैल रहा है, बहुत ही मेरे ख्याल से एक घातक बीमारी है शायद ये। और इससे बचने के लक्षण तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है तो उसे खांसनी रोकने के लिए रुमाल का या फिर हाथ रख के खांसना चाहिए उसे। देखिए, अभी तो वर्तमान में जो बीमारी है फैल तो रही है, लेकिन उसका भी पूर्ण रूप से अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कौन सी बीमारी फैल रही है। लेकिन डेंगू का लग रहा है और H1N1 का भी अभी पता नहीं है कि बीमारी फैल रही कि नहीं फैल रही है। इस स्थिति में कुछ बता ही नहीं पा रहा है और कुछ जागरूकता भी नहीं फैल पा रही है। जो मौसम चल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू जैसी गंभीर बीमारी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं N1 और H1 नामक कोई बीमारी आई है जिसकी जानकारी और प्रचार प्रसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिसको लेकर लोगों में जागरूकता भी नहीं है। लोग सिर्फ डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी समझ रहे हैं, लेकिन लगातार बीमार रहने के बाद अस्पतालों से गरीब लोगों को दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग आर्थिक व्यय झेल रहे हैं, जिसके कारण लोग परेशान भी और समझ में भी नहीं आ रहा है कि वास्तव में बीमारी कौन सी है। डेंगू हमेशा से लोगों ने बहुत नजरअंदाज किया है, बहुत हल्के में उसको लेते हैं, जबकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है, अगर इससे दिक्कत बढ़ती है तो ये आपको जानलेवा भी हो सकती है। और ये डेंगू जो बढ़ रहा है, बेसिकली आजकल सफाई का बड़ा दिक्कत होती है, तो सफाई अगर नहीं होगी तो डेंगू पनपता है। डेंगू जितना मैं जानता हूँ, ये गंदगी और जो पानी, रुका हुआ पानी होता है, उसमें पनपे लार्वा से बनता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। और इसके बचाव के लिए जनरली जो हम अपना रहे हैं वो ये है कि घर में रखे कूलर या कोई अन्य सामान टेरेस पे या आपकी खुली नालियों में कंटिन्यूसली सफाई करवाएं और घर के खिड़की दरवाजे सब बंद रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए हमें अपने घर के आसपास में कचरा और गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कूलरों की सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। साफ पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, मेरे ख्याल से एडीज मच्छर बोलते हैं उन्हें, और ये शॉर्ट हाइट में फ्लाई करते हैं और दिन में भी काट सकते हैं, रात में भी काट सकते हैं। अपने को साफ सफाई रखनी चाहिए। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। निशांत गोस्वामी जी हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है निशांत जी आपका। निशांत जी, क्योंकि मौसम इस वक्त बहुत ज्यादा बदल रहा है, बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई बीमारियों का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम ताजा स्थितियों की बात करते हैं, चाहे डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, लोगों के अंदर इस बात को लेकर के तो जानकारी है कि डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, लेकिन इस बात को लेकर के जानकारी नहीं है कि कैसे उनसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है
तो स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। इनका सबसे जो मेन कारण होता है कि गंदगी रखना, पानी, क्योंकि गर्मी के बाद बारिश का सीज़न आता है तो जनरली लोग कूलर यूज़ करते हैं। भारत में सभी लोग जो मिडिल क्लास है तो जनरली कूलर का यूज़ किया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है। तो पानी भरने से, क्योंकि बारिश का सीज़न आ गया है, लोग कूलर को साफ़ नहीं करते, जो गंदा पानी रहता है उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि मच्छर पनपने लगते हैं। और ऐसे ही बारिश का सीज़न में और जगह अपने यहाँ पानी भर जाता है तो मच्छर वगैरह उसकी वजह से होने लगते हैं, जिसके कारण जो डेंगू का मच्छर है, एक विशेष प्रकार का एक मच्छर होता है एडीज एजिप्टाई करके, वो मच्छर जो होता है वो उसमें पनपने लगता है और वो दिन में मच्छर लोगों को अपना शिकार बनाता है और वो उसकी वजह से जो होता है कि डेंगू डिजीज़ पैदा हो जाती है। ऐसे ही बारिश के सीज़न में ही ये चीज़ होती है कि H1N1 जो एक इन्फ्लुएंजा या एक तरीके से स्वाइन फ्लू का जो वेरिएंट है जो भारत में प्रेजेंट होता है, H1N1 कहा जाता है उसको, उसके कारण भी लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इनका सबसे पहला, ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं, इनका एक तरीके से क्योर अगर मैं बोलूं कि इनका पूरे तरीके से ठीक करना तो पॉसिबल नहीं होता है। इनको जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से पहले रोकथाम भली। पहले तो ये ट्राई करें, सभी लोग ऐसी कोशिश करें कि ये सारी गंदगी ना हो, और अगर कहीं भी जैसे जो पब्लिक प्लेस वगैरह है वहाँ पे अगर जाके अगर आपको इन्फेक्शन अगर होता भी है तो उसका प्रॉपर एक विशेषज्ञ से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, आपने कहा कि इलाज से पहले जो है वो रोकथाम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रोकथाम को लेकर के, मैं आऊंगी सर आपके पास, उस पर जवाब भी लूंगी आपसे। हमारे साथ पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर मोहसिन वली जी हैं, सीनियर फिजिशियन हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है मोहसिन वली जी आपका। सर, आज हम बात कर रहे हैं डेंगू मलेरिया को लेकर के, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे हमने ये जानने की भी कोशिश करी है कि आखिरकार डेंगू और मलेरिया वो इस सीजन में कैसे पनप रहा है। अगर हम बात करते हैं सावधानियों को लेकर के कि कौन सी सावधानियां हैं जिनको बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पहचाना कैसे जाए कि जो मच्छर है जो आसपास आपके घूम रहा है वो डेंगू का मच्छर है या फिर आम मच्छर है? डी फॉर डेंगू, डी फॉर डे। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है ज्यादा, ऑफिसेस में काटता है ज्यादा। जब हम बैठे होते हैं टेबल के नीचे अड़ास होती है उसमें मच्छर पनपता है, वो काटता है। गमलों में पानी में ब्रीड करता है, फ्लावर वासेस में ब्रीड करता है, ज्यादा ऊंची बहुमंजिला इमारतों पे चढ़ नहीं पाता है। तो डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और थोड़ा दूर तक फ्लाई नहीं कर पाता है, जबकि मलेरिया वाला मच्छर जो है वो रात को काटता है, दिन छुपे के बाद होता है। और ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है और एनोफिलीस से भी हो सकता है। और डेंगू में बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है, जबकि मलेरिया में बहुत तेज जाड़ा लगता है। ये कंट्रास्ट है। बॉडी एक अगर प्रोमिनेंट है, बदन टूटा जा रहा है, मांसपेशियों में दर्द है, तो इसका मतलब ये डेंगू का हमला है। और अगर शिवरिंग बहुत ज्यादा है तो ये मलेरिया की है। तो ये है और मच्छर से होता है, जैसे हमारे कुलीग अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। और ये खास बात है कि मच्छरदानी के प्रयोग से, पूरे कपड़े पहनने से, मॉस्किटो रिपेलेंट से इससे रोकथाम की जा सकती है। तो डेंगू में जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात तो ये है, वो ये है कि ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, पल्स प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है, और हाइपोटेंशन हो जाता है, और ब्रेन में भी जा सकता है डेंगू, एन्सेफेलाइटिस कर सकता है, किडनी में घुस सकता है, किडनी फेलियर, ब्लैक वाटर फीवर टाइप की बीमारी कर सकता है, जो मलेरिया में भी होती है। जी। तो ये डेंगू का जो मच्छर है वो बेसिकली हम प्लेटलेट गाते हैं डेंगू में। ऐसा नहीं है, हमें ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, हाइड्रेशन और हेमेटोक्रिट देखना होता है। हेमेटोक्रिट मेन है, हेमेटोक्रिट पे ध्यान देना होता है हम डॉक्टर्स भी। और डेंगू में जो है वो चकत्ते पड़ते हैं, स्पॉट्स, जो पेटिकियल हेमरेज कहलाती हैं। तो डेंगू में हमें ये भी वॉच करना होता है, पेटिकियल हेमरेज, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, प्लाज्मा वॉल्यूम इसमें हमको बढ़ाना पड़ता है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स देने पड़ते हैं, जबकि मलेरिया में क्लोरोक्विन देनी पड़ती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में। बट मैं यही कहूंगा कि अगर बॉडी में टोटल बहुत है, जाड़ा ज्यादा तो डेंगू, और जाड़ा ज्यादा लग रहा है तो मलेरिया, ये इन दोनों में एक लाइन खींच सकते हैं आप। लेकिन हैं दोनों मलेरिया से फैलने वाली बीमारी, और
बिल्कुल, तो डिफरेंशिएशन आपने बताया कि कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आखिरकार इंसान को क्या डेंगू इस वक्त हो रखा है या मलेरिया हो रखा है। निशांत गोस्वामी जी, ज्यादा खतरनाक कौन सा है, डेंगू ज्यादा खतरनाक है या मलेरिया ज्यादा खतरनाक है? देखिए, दोनों ही बीमारी अपने आप में खतरनाक है, दोनों का अलग अलग वेरिएंट होता है। जैसे मलेरिया जो होता है उसका अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है तो जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोला जाता है, तो वो बहुत घातक वेरिएंट है, लेकिन वो हमारे यहाँ इतने मात्रा में नहीं पाया जाता है। वो साउथ अफ्रीका जैसे देशों में ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ जो डेंगू होता है मेनली, तो डेंगू में सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक तरीके से प्लेटलेट का काउंट बहुत तेज़ी से कम होना, इसको साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है। तो हमें डेंगू फीवर से जो ग्रसित पेशेंट है उसमें हमें मॉनिटरिंग, कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसकी बार बार सीबीसी या ब्लड रिपोर्ट निकलवानी पड़ती है कि कितना प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। अगर प्लेटलेट हमारी बॉडी में जो होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का एक मेन फैक्टर, मतलब एक फैक्टर के रूप में काम करते हैं, अगर प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से गिरता है तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो डेंगू फीवर में सबसे ज़्यादा रिस्क ये चीज़ होती है कि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए डेंगू को मैं इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेंगू फीवर को मैं ज़्यादा घातक मानूंगा। तो इसके लिए हमें रोकथाम के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दिन में मच्छर काटता है और मलेरिया का रात में, तो मैं मानता हूं कि प्रिवेंशन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप रात में प्रॉपर मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, दिन में फुल स्लीव वाले जो शर्ट कपड़े या कपड़े पहन के निकलते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बचना ही बहुत अच्छा उपाय माना गया है। ट्रीटमेंट अपनी जगह, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन भी दी जाती है, एसाइक्लोविर, रेमिसाइक्लोविर, बट इसके लिए मेन जो ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और प्लेटलेट काउंट बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, परमेश्वर अरोड़ा जी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है परमेश्वर जी आपका भी। परमेश्वर जी, क्योंकि आमतौर पर जब भी इंसान बीमार पड़ता है, उसको बुखार होता है, तो अक्सर लक्षण वैसे ही होते हैं जैसे कि डेंगू मलेरिया के हैं। कैसे ये पता किया जा सकता है कि इंसान जो है उसको अभी डेंगू है या फिर मलेरिया हो रखा है, अगर शुरुआती तौर पर लक्षण बहुत नॉर्मल बुखार वाले हैं, और कितने दिन के बाद ये पता लगाया जा सकता है? देखिए, अक्सर जो है वायरल फीवर जब भी होगा तो उसमें अक्सर हमें गले के इन्वॉल्वमेंट साथ में मिलेंगे, यानी कि थ्रोट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। वो हल्की खांसी भी हो सकती है, गले में दर्द भी हो सकता है। तो ये थोड़ा देखना है कि जब भी फीवर के साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं तो हम वायरल का अनुमान लगाते हैं, और जबकि अगर जो है सिंपल एक फीवर आ रहा है, वो हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, तो मलेरिया की तरफ जाता है। एक बात और है कि वायरल फीवर जो होता है उसमें बॉडी एक बहुत अधिक होता है। व्यक्ति जो है वो पहले दिन बुखार चढ़ता है, उसी दिन जो है उसको काफी वीकनेस फील होती है, पेन्स फील होते हैं। तो इस तरह से एक हल्का सा इंडिकेशन हमें जो है प्राइमरली मिल जाता है विदाउट गोइंग टू लैब, कि उस व्यक्ति को जो है हम वायरल फीवर की तरह ट्रीट करें या किसी अन्य फीवर की तरह। ठीक है, डॉक्टर मोहसिन वली जी, क्या एक साथ दोनों का खतरा भी हो सकता है कि डेंगू भी हो सकता है और मलेरिया भी हो सकता है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है। डेंगू मलेरिया दोनों एक साथ हो सकते हैं। गंदे इलाके में रह रहे हैं, मच्छर हैं, दिन में भी काट रहे हैं, रात में भी काट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली डेंगू का मच्छर केवल दिन में काटता है, रात को व्रत पे रहता है, वो रात को भी काट सकता है। तो मच्छर से होने वाली ये दोनों बीमारियां हैं, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं, लेकिन इनके मच्छरों के प्रकार अलग अलग हैं। क्यूलेक्स है, एनोफिलिस है, वो भी एक फाइन पॉइंट है। लेकिन मच्छर तो मच्छर है। देखिए, छोटा सा जानवर, हाथी की दुम उसमें सूंड में भी घुस जाए तो उसको भी हार्म कर सकता है, इतना खतरनाक होता है मच्छर। तो मच्छर जो है ये पैदा होते हैं लापरवाही से, गंदगी से, कूड़ा इकट्ठा होने से, पानी इकट्ठा होने से। और बस एक चीज खास है कि डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में ब्रीड करता है, और मलेरिया का मच्छर कहीं भी ब्रीड कर सकता है। दोनों साथ भी हो सकते हैं, और इनके साथ फॉल्स पॉजिटिव टाइफाइड भी आ सकता है। किसी भी और बर्स के साथ भी ये दोनों बीमारियां हो सकती है। टीबी के मरीज है तो हमें फिर 2-3 बीमारियां हो जाएंगी। इसी तरह से कोई और इन्फेक्शन बॉडी में है, लीवर एब्सेस है, उसके साथ डेंगू मलेरिया भी कंबाइंड हो सकता है। और जब ये कंबाइंड होते हैं तो इनका प्रकोप दुगना नहीं होता, वो दुगने से ज्यादा हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2+2 4 नहीं होता, 4+ हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत सावधानी रखनी है। आप बहुत सही समय पर लोगों को सचेत करा रही हैं। आजकल खूब बारिश, बे टाइम बारिश,
हर जगह पानी का इकट्ठा होना, हर जगह गंदगी का होना, हम लोग खुद गंदा कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो का, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। खास तौर से मैं साउथ दिल्ली से आता हूँ, मेरे तो आधे रास्ते में 20 किलोमीटर में 18 किलोमीटर खुदाई हो रही है, पानी भी भरा हुआ है, कीचड़ भी हो रही है, गंदा पानी भी है, सीवर का पानी भी है। तो हम कहाँ रह रहे हैं? जो है वो पनपते हैं और इसके चलते लोगों को खतरा जो है वो और भी बढ़ जाता है। जी परमेश्वर जी, मेरा सवाल एक और आपसे रहेगा, अगर हम क्योंकि स्वाइन फ्लू की बात भी करते हैं तो स्वाइन फ्लू के क्या लक्षण हैं और उसमें कितनी ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि हम लोग के लिए ये स्वाइन फ्लू, डेंगू एंड ये सब में जो ट्रीटमेंट अप्रोच होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। हम इसको वायरल की तरह से ही ट्रीट करते हैं और बाकी डेफिनेटली बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारे प्लेटलेट्स डाउन ना हो। फिर हमारे जो हमारे ब्लड के पैरामीटर्स हैं उनको हम चेक करते हैं थ्रू इन्वेस्टिगेशंस। तो प्राइमरीली तो मुझे लगता है कि घर के लेवल पे जो आपका बेसिकली मोटो होता है इस तरह के प्रोग्राम करने का, वो ये होता है कि भाई लोग जो है सावधानी बरतें और वो डेंगू की, स्वाइन फ्लू की या मलेरिया की चपेट में ही ना आए। ये हमारा प्राइमरी फोकस होता है। उसके बाद तो जब अगर बुखार 2 दिन से ऊपर बढ़ रहा है तो हम खुद बोलते हैं कि आप घर पे कोशिश ना कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है कि इस समय क्योंकि सीजन है और दोनों तरह के फीवर, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, मच्छर पनप रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको कोई भी तरह का फीवर आपको अपनी चपेट में ले सकता है। तो हमारा कहना यह है कि इस समय अपनी इम्यूनिटी को डाउन ना होने दें। आपका खान पान जो है बहुत ही घर का हो, बाहर स्ट्रीट फूड जो होता है उसे आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दें। ताजा घर का जो पोषक हल्का खाना जिसे आप पचा सके वो आप खाना खाएं। टाइम से सोएं, टाइम से उठें। देखिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना भी आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रात में जगते हैं और वो तब जब आपको वास्तव में कोई बहुत अच्छा कारण नहीं है जगने का, आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सही कीजिए, टेंशन्स को दूर कीजिए और सुबह उठ करके घर में सबको आप तुलसी का, बेल पत्र का और काली मिर्च का काढ़ा, ये जो है आप बिना किसी ये वेट नहीं करना आपने कि हमको तो वायरल नहीं, हम क्यों पिए। भाई तुलसी है, बेल पत्र है, काली मिर्च है, क्या हो गया, एक काढ़ा सब लोग पिए। तो इससे क्या है कि आपकी इम्यूनिटी स्पेसिफिक टू वायरस आपकी बॉडी में डेवलप करती है। आपके फेफड़े, आपका थ्रोट, आपका जो भी एक तरह से हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्लीन होता है और इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो सब लोगों को थोड़ा सा संजीदगी बरतते हुए, पानी जो है, मैं कहता हूं कि आपके घर में आरओ लगा है, लेकिन फिर भी इस समय मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप पानी आरओ से निकालिए और घर पर में कितना पानी लगता है 3-4 लीटर, उसे गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए, फिर आपको ठंडा करना है ठंडा कर लीजिए, लेकिन पानी जो है वो उबला हुआ ही पीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप बिल्कुल, और छोटी चीजें हैं लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पानी जो है वो इस वक्त में आपको उबाल के पीना चाहिए, ताकि अगर कोई भी गंदगी है या कोई भी बैक्टीरिया है तो वो आपके पेट तक ना पहुंचे। और कोई खाना भी अगर आप खा रहे हैं तो वो भी बहुत सोच समझ करके खाइए, हेल्दी फूड खाइए। मोहसिन वली जी, अगर हम बात करते हैं शुरुआती तौर पर कैसे ऐसे लक्षण होंगे जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर अगर बुखार आ रहा है तो लोग ये सोचते हैं कि हम घर पर वही दवा ले लेते हैं जो अक्सर हम लेते हैं खांसी बुखार जुकाम के लिए। वो क्या लक्षण होने चाहिए जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? देखिए, आजकल स्वाइन फ्लू बहुत चल रहा है। आपने बहुत अच्छा किया, स्वाइन फ्लू की बात करी, अभी परमेश्वर जी ने बताया। और स्वाइन फ्लू हर घर में एक आदमी खांस तो रहा है। अब मीटिंग कल भी हुई थी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी की, लेकिन मैं तो बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ लोगों को, घर का दरवाजा बंद कर लो, चोर नहीं घुसेगा। नाक के आगे मास्क लगा लो, वायरस नहीं घुसेगा। क्यों नहीं मान रहे लोग? पूरी सड़क पे देखता हूँ, आज दिन में 4 लोग मिले, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक मुझे सिर्फ 4 लोग मिले जो मास्क लगाए हुए थे। परमेश्वर जी, ना हम 2 गज की दूरी बना रहे हैं, ना हम हाथ धो रहे हैं बार बार, ना हम सफाई रख रहे हैं, नाक को छू रहे हैं। मास्क लगा लो भाई, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मास्क से बैरियर क्रिएट हो जाएगा और स्वाइन फ्लू या कोई भी वायरस, जो वायरस नाक से घुसता है वो नहीं घुसेगा, और पोल्यूशन से भी बच जाएंगे और दूसरी बीमारियों से भी बच जाएंगे। तो मास्क लगाना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लोगों से कि कृपया
इसमें ढिलाई न बरतें, मास्क लगाएं, मास्क से हम बच सकते हैं। और ये कोई कॉस्टली प्रोपोजिशन नहीं है, सबके काम की चीज है। और बहुत ज्यादा एसिम्टोमेटिक केसेस घूम रहे हैं स्वाइन फ्लू के, जिनको बुखार भी नहीं आ रहा। आपने पूछा अर्ली लक्षण क्या होता है, गला पकड़ता है, ये गले में सुई सी चुभती है, बॉडी में टूटन होती है, सर में दर्द होता है। आप एक आध 4 घंटे काम करते रहते हैं, फिर हो सकता है जाड़ा लग के एकदम तेज 104 बुखार आ जाए और आप खांस रहे तो केमिस्ट के यहाँ जाके बुखार की गोली ले लें। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम टेस्ट नहीं करा रहे हैं। अगर टेस्ट कराएंगे तो 48 घंटे के अंदर अगर हम दवा ले लेंगे स्वाइन फ्लू की, ऑस्टेलमवीर ऑन एन एवरेज 75 मिलीग्राम गोली 2 बार, बगैर डॉक्टर से पूछे, नहीं मेरे कहने से नहीं, डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट कराइए, टेस्ट पॉजिटिव आए तब लीजिए। फैमिली मेंबर्स को आप दे सकते हैं ऑन प्रोफाइलेक्सिस बेसिस। प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत खतरा है, बच के रहिए। जिसको बुखार आ रहा है वो बड़े बूढ़ों के कमरे में मत जाइए, बच्चों को गोद में लेके प्यार मत कीजिए। जिसको बुखार आ रहा है इस तरह का तो दूर रहिए। दूरी जो है बहुत बड़ा वर्ड है और मास्क सबसे बड़ा वर्ड है। और इलाज अपने आप ना करना तीसरा बड़ा वर्ड है। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। तो ये खास बातें हैं जो कि आपने बताई है। निशांत गोस्वामी जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, मोहसिन वली जी ने भी कहा कि बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं इस तरह की डिजीज से। आती हूं मैं परमेश्वर जी, क्या सावधानियां हैं, कुछ टिप्स दीजिएगा। देखिए, सावधानी तो जैसे सबसे पहली सावधानी मैंने बोला कि प्रिवेंशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो घर पे कूलर वगैरह जिनमें पानी जमा है उनको साफ़ करके रख दीजिए। और बाहर जो पानी की गंदगी हो रही, खिड़की वगैरह जो है मेनली शाम को बंद रखिए। अगर कहीं बाहर जा रहा है तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि मास्क लगा के प्रॉपर निकलें। फुल स्लीव के कपड़े अगर चाहें तो पहन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में जो टर्म बताई गई है कि अगर आपको ड्रॉपलेट से जो इन्फेक्शन जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नाक के थ्रू घुसते हैं, तो उनके लिए हमारे आयुर्वेद में नस्य का एक बताया गया है कि अगर अणु तेल से अगर आप नस्य लेते तो एक तरीके की कोटिंग कर लेता है। ये जो ड्रॉपलेट वाले इन्फेक्शन है वो कई बार उससे बहुत हद तक कम हो जाते हैं। उसके साथ अगर आप योगा और प्रॉपर च्यवनप्राश और डाइट का अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो जनरली ये बीमारी आपको होने से बहुत हद तक आप बच सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर जी। बिल्कुल, देखिए हमारे सीनियर हैं डॉक्टर मोहसिन जी, उन्होंने मास्क की चर्चा की कि एक बैरियर होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के सुपर मास्क, अगर आप याद करें तो आपके चैनल पे ही मैंने पिछली बार भी बात की थी कि आपका जो वायरस है ये एंटर करता है नाक और मुंह के थ्रू। तो आप ऊपर से बैरियर मास्क के रूप में लगा सकते हो और एक इनर मास्क भी होता है, एक सुपर मास्क जिसको मैं बोलता हूँ। आप जब भी घर से बाहर निकले, आपके बच्चे बाहर निकले, तो आपको सरसों का तेल, आपको तिल का तेल, आपको घी, वॉट एवर सूट्स टू यू, उसको आप थोड़ा सा उंगली से जो है नाक में लगा करके निकले। आप अगर हो सके तो 1 चम्मच तेल का कुल्ला करके आप बाहर निकले तो जान लीजिए कि ये वायरस जो है उसको एक सुपर बैरियर को क्रॉस करना होगा। जो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो इतनी नहीं होती कि उस बैरियर को क्रॉस करके आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंच के उसको न्यूट्रिशन मिल सके, वो पनप सके। तो आपको मास्क भी लगाना है ऊपर से, और अंदर से ये जो सुपर मास्क मैंने कहा कि ऑयल और घी लगा करके आपको जो है नाक से बच्चों को निकालना है घर से, तो जान लीजिए कि बहुत अधिक संभावना है कि आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण टिप्स आपने दिए हैं, घरेलू नुस्खे भी आपने दिए हैं जो कि अगर लोग आजमाते हैं तो वो इन मौसमी बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते, परिवार को भी सुरक्षित रख सकते। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।